हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग अपने न्यू डीपीपी पे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इन आइडियल लिक्विड इन ए ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A1 0.01 मीटर स्क्वायर फ्लो विथ ए स्पीड V1 is equal to 2 meter per second. At a junction first, the streamline of the liquid divided into two parts of the liquid flux, your liquid move in a tube of uniform cross section area A2 is equal to 0.02 meter square with the velocity V2 is equal to 3 meter per second. Find the velocity of liquid in other branch of uniform cross section area A3. ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक है, A1 है। इसपे से मेरे पास जो फ्लूइड है या लिक्विड जो है वो कितने V1 वेलोसिटी से फ्लो करता है। एक जंक्शन पॉइंट 1 है, यहाँ से लिक्विड टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट ऑफ मेरे पास A2 है, इस पे वेलोसिटी V2 है और एक मेरे पास A3 है। अब मुझे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की वेलोसिटी को बतानी है V3 की, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 इंटू A1 का मेरे पास जितना भी वो वॉल्यूम इधर से आ रहा होगा वॉल्यूम पर सेकेंड, A1 इंटू V1 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा मेरे पास A2 इंटू V2 प्लस ऑफ A3 इंटू V3 के मल्टीप्लीकेशन के कैसा होगा, इक्वल होगा। A1 मेरे पास ये है, ये सेकेंड है और ये कौन सा है, थर्ड। A1 की एरिया जो है वो 0.01 है और वेलोसिटी जो है वो 2। A2 की जो एरिया है वो 0.02 है और वेलोसिटी ऑफ हमारे पास कितना है, 3। A3 की जो वैल्यू है वो 0.03 है और वेलोसिटी जो हमारे पास है वही तो पूछा है V3 की वैल्यू। सब एसआई यूनिट के फॉर्मेट में सिर्फ वैल्यू उठा के पुट करनी है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये आपके पास 0.02 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये अमाउंट ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर से ये मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ हो गया, ये 0.02 इंटू ऑफ 3 मतलब ये कितना हो गया 0.06 और डिवाइडेड बाय ऑफ कितना हो गया 0.03 हो गया, ठीक। ये जो इक्वल टू ऑफ मेरे पास V3 हो गया। अगर कंप्लीटली मैं इसको सॉल्व करूं तो V3 की वैल्यू ये मिलेगी। तो V3 इज इक्वल टू ऑफ 0.04 माइनस में और ये कितना हुआ 0.0, सॉरी एक जीरो ज्यादा बढ़ गया क्या, 0.03, ठीक। ये V3 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, माइनस ऑफ 4/, कितना हो गया 3 हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास -4/3, ठीक। अब मेरे पास क्या बता रहा है ये क्वेश्चन में, V3 जो है वो निगेटिव साइन जो बताता है वो किसको बता रहा है, डायरेक्शन। ये बता रहा है कि ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा है। ये V3 जो है मीटर पर सेकंड जो हम एरिया मतलब एरो कंसीडर किए हैं, एक्चुअल में कैसा कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये फ्लूइड जो है वो नोड 1 की डायरेक्शन पे आ रहा है और ये भी आ रहा है। मतलब ये A1 इंटू V1, अगर मैं इसी को सॉल्व करते टाइम A1 V1 जो कंसीडर हम किए हैं डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है। ये प्लस ऑफ A3 इंटू ऑफ कौन सा है V3 इज इक्वल टू A2 इंटू ऑफ कौन सा है V2। मतलब फर्स्ट ऑफ सरफेस से और थर्ड ऑफ सरफेस से फ्लूइड अंदर जा रहा है और सेकेंड ऑफ सरफेस से हमारे पास फ्लूइड कैसा हो रहा है, बाहर आ रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस पे एक्चुअल में है, ठीक है। तो मतलब निगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन कैसी है, हमारे पास अपोजिट है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, ए लिक्विड मूव इन ए स्मूथ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, फाइंड द प्रेशर P2 at point second of the tube if the pressure at the point first of the extended tube is P1 and the vessel and the, मैं इसके साइज को ही बढ़ा देता हूँ तो आपको ये जो नीचे दब गया डार्क लेटर में ये आपको दिखे, ठीक है। इन दी वर्टिकल डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, पॉइंट फर्स्ट ऑफ द एक्सटेंडेड ट्यूब इज P1 एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज H, ठीक है। तो मेरे पास कैसा है, लिक्विड मूव इन ए स्मूथ ट्यूब है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। फाइंड द प्रेशर को फाइंड करने के लिए बोला है, कौन से पॉइंट के लिए, P2 पॉइंट के लिए। मेरे पास एट द ट्यूब इज प्रेशर एट पॉइंट फर्स्ट ऑफ द एक्सटेंडेड ट्यूब इज P1 है
एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड इज कितना है मेरे पास h है। इस तरह का क्वेश्चन में कंसीडरेशन करने के लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑफ क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू आप जब कैसा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये जानते हैं कि a1 into v1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो a2 into वो v2 के इक्वल होगा। मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा वो यहाँ की एरिया इंटू वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो अब जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है वो v2 वेलोसिटी से होगा। बट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर दोनों एंड की सेम है तो वेलोसिटी भी दोनों एंड्स की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, तो ये दोनों की वेलोसिटी ऑफ मेरे पास v होनी चाहिए, v होनी चाहिए। तो अब अगर मुझे प्रेशर फाइंड करने के लिए बोला है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम पॉइंट ऑफ फर्स्ट में जो भी आएगा मेरे पास वो कैसा होगा, इक्वल होगा पॉइंट ऑफ सेकंड के। मतलब मेरे पास पॉइंट वन के प्रेशर को मैं P1 लिखता हूँ प्लस हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस रो जी इंटू ऑफ ये हाइट यहाँ से कितनी है h। ठीक, इस पॉइंट से हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। और सेकंड के लिए अगर मैं देखूं कि प्रेशर ऑफ P2 हुआ प्लस ऑफ हाफ हुआ रो हुआ और V2 का स्क्वायर हुआ प्लस ऑफ कितना हो गया, ये हमारे पास रो जी इंटू कितना हो गया 0, क्योंकि इसके लिए हाइट कितनी है 0। तो अगले स्टेप में आप देखिए आपके यहाँ पर से ये टर्म्स ऑफ मेरे पास तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। अब एक्चुअल में आप देखो तो दोनों एंड्स वेलोसिटी सेम होने के कारण मेरे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे कितना प्रेशर ऑफ सेकंड पॉइंट के लिए बोला है तो प्रेशर ऑफ सेकंड पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा P1 प्लस ऑफ कितना रो इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा h हो जाएगा। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला, या आप हाइड्रोस्टैटिक से भी फाइंड कर सकते थे लेकिन वेलोसिटी मोशंस पे इसलिए हम लोग एक बार बर्नौली थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो मेरे पास सेकंड ऑफ आंसर आ गया। ये सब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा है हमारे पास, डिस्क्राइब द पार्टिकल, इसकी साइज को भी बढ़ा देते हैं क्योंकि लोगों के नीचे ये दब गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या है। ये मेरे पास बोल रहा है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनेमिक लिफ्ट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनेमिक लिफ्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एरोडायनेमिक लिफ्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्री शेप एंड साइज। ठीक है, तो हमें ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्राइव ऑफ एक्सप्रेशन करना है किसके लिए, अपलिफ्ट ऑफ के लिए, कि मेरे पास कैसा डायनेमिक एरोडायनेमिक्स जो होता है उसके लिए, कि मेरे पास आर्बिट्री शेप एंड साइज के लिए, मतलब वो लिफ्ट कर रहा हो बस इस फॉर्मेट से। ठीक है, देखिए अब छोटी छोटी चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए अगर मैं ये कहा कि मेरे पास ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा, ठीक है, फ्लूइड इन द सेंस ऑफ एयर फ्लो कर रहा हो इस तरह से, अगर मेरे पास कोई भी शेप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आया तो ये कंस्टेंटली ऐसा मूव करता हुआ चला जाए। अगर कोई रेक्टेंगल ऑफ स्ट्रक्चर आया तो जो फ्लूइड आएंगे वो लगभग लगभग दोनों डायरेक्शंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए ऐसे मोशंस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसा, इस तरह से मोशंस करते हुए हमारे पास आगे की डायरेक्शंस पे चले जाएं। ठीक, लेकिन अगर मैं ये कहा कि मेरे पास कैसा हो, एक बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जैसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो, ऐसा लगभग लगभग एरो जैसा ऑफ या ट्रायंगुलर ऑफ पोर्शंस जैसा। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ, ये चलिए ना थोड़ा और स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, आपको ये मालूम है कि जो एयर ऑफ आ रही होगी या जो फ्लूइड्स आ रही होगी अपने शेप्स को चेंज करते हुए ऐसे चल रही होगी। ठीक, अब एक सेकेंड ऑफ अमाउंट पे फ्लूइड इस तरह से चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल में जो फ्लूइड्स यहाँ पे v वेलोसिटी से है वो एक्चुअल में ऐसे फ्लो करते करते जब वो इस पॉइंट को आएंगी तब जो टाइम यहाँ पे है t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t तक दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ऊपर का डिस्टेंस खूब ज्यादा है, अगर ऊपर साइड का डिस्प्लेसमेंट बात किया जाए तो ज्यादा और डाउन साइड का कैसा है, कम है। तो जब मेरे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में मुझे पहुंचना और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा
तो वेलोसिटी ऑफ अप साइड की हाई होगी कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी ऑफ किस साइड की, लो साइड की। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड की ज्यादा हो जाएगी और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट की कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं इसे सेकंड साइड कंसीडर कर लेता हूं और इसे कौन सी साइड कंसीडर कर लेता हूं, फर्स्ट साइड कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम अगर मैं देखूं तो मुझे ये चीज मालूम है कि एट पॉइंट फर्स्ट मतलब मेरे पास p प्लस ऑफ हाफ रो इनटू v स्क्वायर प्लस ऑफ रो g डॉट ऑफ h की वैल्यू ऑलवेज भी कैसी देखने को मिलेगी, कांस्टेंट मिल रही है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर मैं ये देखूं कि ये दोनों की हाइट लगभग लगभग हम पॉइंट ऑफ वन की, किसकी, अगर मैं ये कहूं कि पॉइंट नंबर ऑफ फर्स्ट की, जिसकी अगर मैं यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूं, ये पॉइंट ऑफ फर्स्ट है, तो पॉइंट ऑफ फर्स्ट के सेकेंड पॉइंट के प्रेशर्स को मैं कितना रिप्रेजेंट करूं, P2 को इसका प्रेशर हो जाए, वेलोसिटी ऑफ V2 हो जाए और हाइट जो है वो h ही रहे। एक्चुअल में मेरे पास पॉइंट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड की हाइट दोनों कैसी रहे, सेम रहे। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट के लिए, सॉरी फर्स्ट पॉइंट के लिए तो P1 वेलोसिटी ऑफ V1 और उसी तरह से सेकेंड पॉइंट के लिए प्रेशर P2 और वेलोसिटी ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास V2 और हाइट ऑफ h। ठीक, अगर ये दोनों ऑफ अमाउंट कांस्टेंट है तो मेरे पास ये चीज समझ में आता है कि मेरे पास कितना हुआ P1 प्लस कितना हाफ रो, हाफ रो इनटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास ये यहाँ पर से हाफ रो इनटू ऑफ कितना, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V1 का स्क्वायर। ठीक, अब मेरे पास पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट ऑफ सेकंड के लिए दोनों अमाउंट के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज दिखेगी कि हाइट की वैल्यू सेम है। सिमिलर पॉइंट नंबर ऑफ सेकंड में अगर आप देखिए तो P2 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से हाफ रो इनटू ऑफ V2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जैसे ये हुआ तो अगले स्टेप में आपको देखो तो वेलोसिटी एक्चुअल में दोनों एंड की कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो मुझे ये चीज समझ में आए कि जिधर की अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी जिस साइड की ज्यादा होगी उस साइड का प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस साइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस साइड का मेरे पास प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास कैसा होगा, अगर यहाँ पर से देखना स्टार्ट करें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूएशंस को मैं दूसरे साइड ले चलता हूँ तो P1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा P2 इज इक्वल टू हाफ रो इनटू ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ कौन सा V1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अगर इसके बाद देखें हम तो हमारे पास देखने को क्या मिलेगा, तो हमें जो प्रेशर डिफरेंस मिला वो P1 माइनस ऑफ P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर मिला। ठीक, अब जो फोर्स होगा एक्चुअल में वो कितना होता है, मेरे पास फोर्स जो देखने को मिलेगा एरोडायनेमिक के कारण, ये मेरे पास ड्यू टू ऑफ एरोडायनेमिक प्रेशर डिफरेंस मिला। अब प्रेशर डिफरेंस मिला तो मुझे फोर्स जो मिल रहा होगा वो वैल्यू एक्चुअल में कितना होगा, मेरे पास चेंजिंग ऑफ प्रेशर इनटू ऑफ कितना हो जाएगा एरिया। तो प्रेशर ऑफ में मेरे पास कितना हो जाएगा, ये P1 माइनस ऑफ P2 इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A हो जाएगा। जहां पर से P1 की जो माइनस ऑफ P2 की वैल्यू जो होगी वो हाफ रो A और ये हमारे पास कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा V1 का स्क्वायर। और अगर मैं इसको और ज्यादा सॉल्व करूं तो ये रो A इसे हम अपॉन ऑफ 2 इसे हम A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ये V2 स्क्वायर से माइनस ऑफ V2 और V1 और इनटू ऑफ में कितना V2 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा V1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास कौन सा एरोडायनेमिक फोर्स या अपथ्रस्ट ऑफ फोर्स कहला रहा होगा बॉडी का। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा आंसर होता हुआ चला जाए। ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई ना कर रहा हूं तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप एक चीज और देख सकते हो V2 प्लस ऑफ V1 बाय ऑफ 2 को आप कुछ लिख सकते हो। आप देखो अगर नोटिस करो तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में एक 2 भी तो है। आप फोर्स में देखो, आपको फोर्स के पास एक वैल्यूएशन ऑफ दिख रही होगी जहां पर आप ये देख सकते हो कि फोर्स की वैल्यूएशन में हमारे पास कितना है, एवरेज वैल्यू का भी हम यूज कर सकते हैं जिससे वहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी। ये टर्म और ये टर्म को यूज करके हम एवरेज वेलोसिटी भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब इनमें से कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो डिपेंड नहीं करा रहा है। एक स्ट्रीमलाइन को खुद के पाथ को हमेशा कैसा रिपीट करते हुए चलती है, ठीक है। कभी भी एक स्ट्रीमलाइन को खुद एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो मेरे पास ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा। सीधे ऑप्शन ऑप्शन नंबर कैसे होगा, डी होगा, जो स्ट्रीमलाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इसी में इंटरसेक्शन भी पॉसिबल हो रहा है। और ये अपने पाथ के फ्यूचरिस्टिक मतलब जो भी वैल्यू है इसके बैक ऑफ पाथ में, जैसे अगर मेरे पास ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसके जो लास्ट ऑफ सब्सटेंस है वो कहीं पर से भी ऐसे हो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तब ये नॉट स्ट्रीमलाइन कहलाएगा, ये टर्बुलेंस जिसको हम कहते हैं वो कहलाएगा, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें कैसा है, अलोंग ए स्ट्रीमलाइन। अब अगर मैं इसे थोड़ा और ज्यादा कर देता हूं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चंस के हिसाब से, अलोंग ए स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। अलोंग ए स्ट्रीमलाइन हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है पहले ऑप्शन में, फिर मेरे पास स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, अलोंग ए स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरे स्टेप में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग ए गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। ये भी सही है कि मेरे पास ये सही है कि वेलोसिटी ऑफ सभी फ्लूइड पार्टिकल्स के कैसे होते हैं, क्रॉस जो करते हैं एक गिवन पोजीशन को, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कि जैसे अगर ये आप देख रहे होगे पूरे फॉर्मेट में, ये जब भी कोई फ्लूइड यहाँ से यहाँ फ्लो किया है तो ये सभी पोजीशंस कैसे होते हैं, क्रॉस मतलब कांस्टेंटली होते हैं। फिर उसके बाद कैसा, द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट इज कांस्टेंट। मेरे पास कैसा, वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स हर इंस्टेंट में कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसे कर्वेचर ऑफ पाथ में देखो तो इसी एक इंस्टेंट पे मेरे पास सभी ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसी हो रही होगी, अलग-अलग हो रही होगी। लास्ट ऑफ में क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी हर एंड की अलग-अलग है और स्पीड भी कैसी अलग-अलग है। सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग ए पोजीशन इज कैसा है, मेरे पास जो पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं वो कैसे है, कांस्टेंट। तो ऑप्शन फिफ्थ का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें मेंशन किया है, when a body fall in air the resistance of air depend to a greater extent on the shape of the body. Three different shapes are given. Identify the combination of air resistance which fully represent the physical situation. The cross section area the same. ठीक, इस तरह से क्वेश्चंस पे रिप्रेजेंट किया हुआ कि मेरे पास कैसा है कि एक बॉडी है, ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी है, उनको एयर में क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ एयर डिपेंड टू द ग्रेट एक्सटेंट ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। मतलब उसका जो एयर रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास उसके एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना, व्हेन बॉडी फॉल इन एयर द रेजिस्टेंस ऑफ एयर डिपेंड्स टू ए greater extent on the shape of body. Three different shape are given. Three different shape are given. फिर उसके बाद क्या, identify the combination, identify the combination of air resistance which truly represent the physical situation. The cross section area are same. तो अगर पहले स्टेप में देखा जाए तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया सेम भी होने से उससे वेट अगर सभी का सेम है, तो एक चीज आप देखते हैं कि हमारे पास सरफेस ऑफ एरिया जो है, कौन सा, सरफेस ऑफ एरिया फर्स्ट ऑफ स्टेप में कंप्लीटली ऑफ कैसा है, वाटर आया या फ्लूइड जो आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम भी हो रही है तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली और जैसे ही फ्लूइड आ रहा होगा ये कंप्लीटली इसको कैसा कर जा रहा होगा, जो भी आ रहा होगा इस सरफेस के मेरे पास ज्यादा ऑफ एक टाइम पे फोर्सेस लगा रहा होगा।
तो इस पे जो होगा रेजिस्टेंस कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। द क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कैसा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर डिपेंड्स टू द ग्रेटर सेल, थ्री डिफरेंट शेप आर गिवन, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर रेजिस्टेंस कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता। तो थर्ड में तो कंप्लीटली ऑफ मेरे पास शेप प्यारा होगा, लेकिन अगर सेकंड में देखूं तो धीरे धीरे ऑफ अमाउंट्स कैसा होते जा रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेम भी हो रही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यूएशंस मेरे पास हर एंड पे डिफरेंट होते हुए चलता जा रहा होगा। तो एयर रेजिस्टेंस ऑफ मेरे पास हर स्टेट पे अलग अलग चल रहा होगा। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर इसमें मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो एयर रेजिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन पे लग रहा है तो ड्रॉप में ये एरोडायनेमिक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सबसे कम जो आपको मेरे पास कैसा, सबसे ज्यादा कम जो एयर रेजिस्टेंस दिखेगा वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन से में, थर्ड में दिखेगा, फिर उसके बाद किस में दिखेगा, सेकंड में, और सबसे ज्यादा ऑफ जब आपको देखने को मिलेगा एयर रेजिस्टेंस वो किस में होगा, फर्स्ट में। तो सिक्स का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, अगर इस क्वेश्चन की देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू गेट द मैक्सिमम फ्लाइट बॉल मस्ट बी थ्रोन एट, बॉल को कैसे थ्रो किया जाए। ठीक, अगर फर्स्ट ऑप्शंस में, अगर ये सभी में एक्चुअल में मेरे पास कैसा, ये एक फ्लूइड में मतलब एयर में कैसे है, मोशंस पे है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम आपको हमेशा ये चीज मालूम है कि मेरे पास प्रेशर इनटू काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड मतलब वहा रो वी स्क्वायर प्लस और कितना रो जी एच, ये कैसा होता है मेरे पास, कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास साइड लगभग लगभग दोनों एंड्स पे कैसा है, सेम है। तो P1 प्लस ऑफ हाफ रो वन इंटू वी वन का स्क्वायर जो इक्वल टू P2 प्लस ऑफ हाफ रो इंटू ऑफ V2 का क्या होगा, स्क्वायर। जहां पर से हम ये देख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस ऑफ हाफ रो को अगर मैं कॉमन लिया तो V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर होगा। मतलब अगर मैं देखूं कि V2 की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ V1 हो गई यहाँ पे, तो प्रेशर ऑफ मेरे पास फर्स्ट अमाउंट का ज्यादा होगा और सेकंड का कैसा होगा, कम होगा। और अगर मेरे पास V1 की वैल्यू ज्यादा होगी और V2 की वैल्यू कम हो गई तो जस्ट ऑफ प्रेशर अपोजिट हो जाएगा। और अगर मैं ये कहा कि V1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो गया और V2 की वैल्यू कम हो गई, तो मुझे प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड का कम हो जाएगा और सेकंड एंड का ज्यादा हो जाएगा। मतलब जिस साइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस साइड का प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो पहले ऑफ एंड पे अगर मैं देखूं सबसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे, तो बॉल को जब हम थ्रो किए तो रोटेट कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, इन द सेंस ये इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर, और इस डायरेक्शन में रोटेशंस के कारण जो होगा वो ओमेगा इनटू आर होगा। अब मेरे पास ये फ्लूइड में फ्लो कर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ एयर इस पे इस डायरेक्शन पे देखने को मिलेगी और इस पे वेलोसिटी ऑफ एयर इस डायरेक्शन पे देखने को मिलेगी। ये सेकंड इंड लिख लेता हूं और ये फर्स्ट इंड। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास फर्स्ट इंड की वेलोसिटी भी ऐड हो रही है और इस इंड की वेलोसिटी, सॉरी इसमें एयर किस डायरेक्शन में, सॉरी गड़बड़ हो गई, सेकंड इंड पे एयर इस डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी ऑफ एयर। तो आप सेकेंड एंड में देखो तो आप कैसा कहोगे, सेकेंड एंड में, सेकेंड एंड में आप लिख रहे होगे वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस ऑफ ओमेगा इनटू आर, और फर्स्ट एंड पे अगर आप लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ एयर प्लस ऑफ ओमेगा इनटू आर। तो मतलब फर्स्ट एंड की वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड की ज्यादा होगी कंपैरिजन ऑफ सेकेंड में, मतलब प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड का लेस देन होगा प्रेशर ऑफ किससे, सेकेंड से। मतलब इस साइड से जो प्रेशर हो रहा होगा, ये जो प्रेशर अप साइड लग रहा होगा और ये प्रेशर ऑफ डाउन साइड, तो डाउन साइड का प्रेशर ज्यादा होगा और फर्स्ट एंड का कम होगा, तो बॉल मेरे पास फ्लाई नहीं कर पाएगी। जबकि सेकेंड एंड पे आप देखिए तो सेकेंड एंड पे अगर आपको दिखेगा तो बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही होगी, ये ओमेगा इनटू आर होगा और ये वेलोसिटी ऑफ कौन सी हो जाएगी, एयर। तो जो फर्स्ट एंड पे आपको वेलोसिटी दिखेगा वो वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस ऑफ ओमेगा इनटू कितना हो जाएगा, आर। और इस एंड पे जो देखने को मिलेगा ये ओमेगा इनटू आर भी इधर देखने को मिलेगा और वेलोसिटी ऑफ एयर भी इधर ही देखने को मिलेगा, ये सेकेंड एंड पे। तो आपको ये मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड लेस देन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड एंड होगा, मतलब प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड का मोर देन ऑफ प्रेशर ऑफ सेकेंड होगा। मतलब इस एंड का प्रेशर कैसा होगा मेरे पास, ज्यादा होगा, और इस एंड का प्रेशर कैसा होगा मेरे पास, कम होगा।
मतलब मेरे पास P2 की वैल्यू कम होगी और P1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो बॉल यहाँ से यूजुअली ऐसा फ्लाइट करते हुए चली जाएगी, मतलब इसमें मैक्सिमम फ्लाइट करने को मिलेगा। थर्ड ऑफ स्टेप में कोई भी प्रेशर में डिफरेंस ही नहीं होगा, क्योंकि बोथ ऑफ पे मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर सेम हो गई तो प्रेशर मेरे पास कैसा हो जाएगा, V1 और V2 अगर सेम हो गया तो P1 की और P2 की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ऑफ मेरे पास इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन द फॉलोइंग फिगर इज शोन द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप, three tubes A, B and C are connected to the pipe. The radii of the tube A, B and C are junctions are respectively 2 centimeter, 1 centimeter and 2 centimeter। मतलब इसमें A का जो एरिया है, सॉरी मेरे पास क्या है, रेडियस जो है ए की रेडियस, रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ सी इक्वल है 2 सेंटीमीटर के इक्वल, और रेडियस ऑफ जो बी है वो ये दोनों का हाफ है 1 सेंटीमीटर ऐसा। तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ए इज मैक्सिमम, तो मेरे पास ए में मैक्सिमम होगा ये चीज बताना है कि नहीं है। ठीक, आप अकॉर्डिंग टू बर्नौली अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन पे आप देखे हो कि जिधर का मेरे पास प्रेशर ज्यादा होगा उधर की वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कैसी हो रही होगी, कम हो रही होगी। और वेलोसिटी भी आपको मालूम है कि ए इंटू वी मेरे पास कैसा होता है, एरिया मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड ऑलवेज भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। A1 इंटू वी वन इज इक्वल टू A2 इंटू कौन सा होगा, V2 होगा। तो अगर आप A और B के फॉर्मेट में देखिए तो एरिया ऑफ A इंटू ऑफ वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेरे पास B इंटू वेलोसिटी ऑफ B होगा। तो एरिया ऑफ A की कैसी है, ज्यादा है। अगर एरिया ऑफ ए की ज्यादा है तो वेलोसिटी एरिया ऑफ ए की अगर मेरे पास ग्रेटर देन ऑफ एरिया ऑफ बी है तो वेलोसिटी ऑफ ए मेरे पास कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा वेलोसिटी ऑफ किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। अब अगर बी के कंपेयर में मेरे पास ए की वेलोसिटी ऑफ कम होगी मतलब इधर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। और अगर ए का प्रेशर ज्यादा होगा तो आप एक चीज समझो कि प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू ही तो आप रो जी डॉट ऑफ कितना लिखते हो, एच लिखते हो, मतलब हाइट भी ज्यादा होगी। तो हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ए इज मैक्सिमम, नहीं, क्योंकि ए की मेरे पास ये बोल रहा है कि ए की हाइट मैक्सिमम होगी, लेकिन बी के कंपैरिजन में क्योंकि सी का तो रेडियस ए के इक्वल है और क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ही वापस सेम होगा तो दोनों का लेवल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए में नहीं होगा, ठीक, सिर्फ ए का हाइट सबसे ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन है हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ए एंड बी इज सेम, नहीं होगा क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। तीसरे ऑफ स्टेप में हाइट ऑफ द लिक्विड इन ऑल द थ्री ट्यूब्स इज सेम, नहीं, क्योंकि तीनों ट्यूब्स की रेडियस कैसी अलग अलग है। थर्ड में हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ए एंड सी इज सेम बिकॉज ए एंड सी हैव अ रेडियस आर सेम एंड क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी आल्सो सेम, देन मेरे पास प्रेशर भी ऑलवेज भी कैसा होता जाएगा, सेम होते जाएगा। बट बी का प्रेशर ऑफ कैसा होगा, कम होगा। तो मेरे पास कैसा ए और सी की हाइट कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए क्लोज टैप रीड 3.5 into 10 the power 5 Newton per meter square. When the valve is opened, the reading of the manometer fall to 3.0 into 10 the power 5 Newton per meter square. Then velocity of flow of water क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास एक मैनोमीटर था जो कि पहले रीडिंग कितना था, जब टैप क्लोज था तब की कंडीशन पे रीडिंग 3.5 into 10 the power of 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर था, और जब ओपन हो गया तब वही रीडिंग चेंज होकर 3.0 into 10 the power of 5 नैनो पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अब वो किस वेलोसिटी से वो वाटर फ्लो करेगा, तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कि मतलब प्रेशर प्लस ऑफ हाफ रो इंटू बी स्क्वायर प्लस ऑफ रो इंटू जी एच, ये कैसा होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। तो अगर मैनोमीटर कनेक्टेड एक क्लोज रीड से तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ स्टेप में मतलब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन पे जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा, सेकंड कंडीशंस के इक्वल होगा। तो फर्स्ट कंडीशंस पे हाइट तो सेम है, हाइट में कोई भी चेंजेस
नहीं हो रहा हो, तो फर्स्ट कंडीशन में जब क्लोज था तब सिर्फ और सिर्फ फ्लो नहीं हो रहा था, तब की कंडीशन में सिर्फ प्रेशर कितना था 3.5 इंटू 10⁵ और सेकेंड कंडीशन में जो प्रेशर था वो हमारे पास कितना था 3 इंटू 10⁵ प्लस कितना हो गया हाफ रो इंटू कितना हो गया वी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देखिए तो ये 0.5 इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर। तो जहां से वी का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू ऑफ 2 और अपॉन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब देखिए एक्चुअल में 1 हो गया और डेंसिटी ऑफ वाटर को हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो जहां पर से अगर मैं देखा लेना चाहूँ कि मेरे पास अब ये यहाँ पर इसके डिविजन्स पे किस पे है, डिवीजन पे हो रहा होगा, तो अगले स्टेप पे जैसे ही आप इस पे वैल्यू पुट करिए, लेकिन होल्ड करिए होल्ड करिए होल्ड करिए, आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक आपके पास 10⁵ आप छोड़ते हुए चल रहे हो ना, तो अगर आप इस पे वैल्यू को कंसीडर करिए तो आपको ये 10⁵ हुआ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा वो 10⁵ अपॉन 10⁵, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वेलोसिटी का स्क्वायर वो 10⁵ हो जाएगा और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास रहेगा वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो नाइन्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, वाटर फ्लो थ्रू ए फ्रिक्शनलेस डक्ट विथ ए क्रॉस सेक्शन वेयरिंग as shown in figure, pressure P at point along the axis is represented। मतलब प्रेशर जो है वो शो कर रहा है मेरे पास किस एक्सिस के अलोंग, एट पॉइंट अलोंग द एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड, ऐसा क्वेश्चन में है। ये मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसा वाटर फ्लो कर रहा है, एक फ्रिक्शनलेस डक्ट है मेरे पास जिसका क्रॉस सेक्शन वेयरिंग है मेरे पास फिगर में, प्रेशर पी पूछ रहा है, एट पॉइंट अलोंग द एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया फर्स्ट पॉइंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट पॉइंट की एरिया मेरे पास ज्यादा होगी कंपेयर टू सेकेंड पॉइंट की एरिया से, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन होगा एरिया ऑफ सेकेंड। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। तो वेलोसिटी इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो मतलब A1 की जो वेलोसिटी है वो कम होगी कंपेयर ऑफ A2। तो आपको मालूम है जिधर की वेलोसिटी ज्यादा होगी उधर का प्रेशर कम होगा, तो मतलब P2 का प्रेशर कम होगा और P1 का प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब इधर प्रेशर कैसा पहले स्ट्रेट और फिर जैसे ही लो क्रॉस सेक्शन एरिया में पहुंचेगा वो नीचे जाके फिर वो एक कांस्टेंट एरिया पे चल रहा था, कांस्टेंटली वो मूव करता हुआ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, डी के अंदर तो मेरे पास एक बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक बार डिक्रीज हुआ वापस इंक्रीज हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है और बी भी कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखा रहा। तो 10th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ए करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इन आइडेंटिकल फ्लूइड। अब अगर मैं इसे भी थोड़ा सा जूम ही रखता हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन फिगर रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन पे अगर जैसे देखा जाए तो क्या बोल रहा है, इन इन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द गिवन ट्यूब which is placed on a horizontal surface if the liquid has velocity va and vb, ठीक, and pressure PA and PB at point A and B respectively, then the correct relation A and B, ठीक, at the same height from ground level, the figure so in if system is seen from the top। मतलब ये एक पूरा अरेंजमेंट है जिसमें से पॉइंट ए की जो वेलोसिटी हमारे पास वो v है, va है, और पॉइंट बी की जो वेलोसिटी वो vb है। इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया जो है तो हमारे पास इसकी जो थिकनेस गिवन है वो डी गिवन है और इसकी जो गिवन है वो हमारे पास कितनी गिवन है, डी गिवन। ठीक है, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो मुझे पी ए क्वेश्चन मेंशन बोल रहा है और इसका प्रेशर वो पीबी मेंशन कर रहा है। मुझे करेक्ट रिलेशन दिखाना है, जबकि ये जो फिगर है सेम हाइट पे है, इन द सेंस ऑफ ये भी बोला इफ दिस सिस्टम इज सीन फ्रॉम द टॉप, मतलब ये इस तरह से देखा रहा है, ये जो सिस्टम आपको ऐसा दिख रहा है इस स्क्रीन के सामने वो एक्चुअल में ऐसा है, इस तरह से सिस्टम को देखना है। तो मतलब ये सभी सरफेस की एरिया सेम होगी, तो आपको सिर्फ क्या देखना है,
अगर इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया सभी सेम है, ये कंफर्म बात है कि अगर मेरे पास एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी अगर मेरे पास इक्वल है तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी भी इक्वल होगा और प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी भी इक्वल होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे पास 11th का? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में कुछ अलग अलग कंडीशंस गिवन, तो बाकी किसी भी हम नहीं जा रहे होंगे, डायरेक्टली सी ऑप्शन टिक करेंगे और आगे चल जाएंगे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैसा बोल रहा है, एन एल शेप ट्यूब विथ ए स्मॉल ओरिफिस इज हेल्ड इन वाटर स्ट्रीम एज शोन इन फिगर, द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज 10.6 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब मेरे पास ये है, इसकी जो हाइट है ये 10.6 सेंटीमीटर के आसपास है एवं, ठीक। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द जेट ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द ओरिफिस। मतलब क्या है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द जेट जो है उसकी कितनी होगी, वाटर जो कम करेगा कमिंग आउट, सॉरी कमिंग फ्रॉम द ओरिफिस, जो मेरे पास इस ओरिफिस से वाटर ऑफ निकल रहा होगा वो कितनी हाइट पे एक्वायर करेगा। वेलोसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम ऑफ कितना है, 2.45 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन कर रहा है कि मेरे पास एक फ्लूइड ऑफ है जो इस तरह से फ्लो ऑफ करते हुए चल रहा है, ठीक है। एक ओरिफिस है यहाँ पर से ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस पे कंसीडर करने के लिए बोल रहा है, ये ऐसे, ठीक। अब अगर ये चीज है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 2.45 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहां से फ्लो करने के बाद जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 10.6 सेंटीमीटर, 10 पॉइंट ऑफ कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर कंप्लीटली ऑफ ऐसा है तो ये फ्लूइड ऑफ कैसा यहाँ से बाहर ऑफ निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये किसी वेलोसिटी से तो हो सकता है ये किसी हाइट तक एक्वायर करेगा, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ओरिफिस से कितनी हाइट तक जाए, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, मैं इसे एक पॉइंट ऑफ फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ और इसे अपना पॉइंट ऑफ कौन सा कनेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड पॉइंट कंसीडर। इस तरह से कुछ कंसीडर करते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह से कंसीडरेशन ऑफ रखा तो मुझे ये चीज मालूम है कि इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो इस पॉइंट के प्रेशर से कैसा होगा, डिफरेंस होगा, ठीक। अब अगर बात ये चीज आती है कि मेरे पास ये कितनी हाइट तक वो जा रहा हो, अगर मैं पहले बर्नौली अप्लाई करके देखते हैं होता है या नहीं होता वो अलग बात, ठीक है। अगर फर्स्ट पॉइंट पे मैं बर्नौली अप्लाई किया तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू कितना है, P1, ठीक। एजम्पशंस कर लेते हैं कि P1, ठीक है, प्लस हाफ, अब रो डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम है बट वेलोसिटी इस पॉइंट की कितनी है, 2.45, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कंसीडर करता हूं, v1 का स्क्वायर, ठीक। चलिए अगले स्टेप में मैं यहाँ पर अब काउंटिंग करने के बाद मेरे पास अब सेकेंड पॉइंट के लिए मैं लेता हूँ, कौन से पॉइंट के लिए, अब यहाँ पर ये रो इंटू जी इंटू ऑफ कौन सा एच, एच की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑफ पॉइंट के लिए कोई हाइट नहीं है तो यहाँ पर इतना। लेकिन सिमिलर ऑफ वे में मैं सेकेंड ऑफ पॉइंट सेलेक्ट किया, ये P2 है, ठीक, प्लस ऑफ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ रो इंटू ऑफ V2 का स्क्वायर हुआ, ठीक। अगले स्टेप में मेरे पास ये कितना हो गया, यहाँ से रो इंटू जी इंटू ऑफ कितना हुआ एच, ठीक। अब एक्चुअल में सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे नहीं, अब ये कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जहां पे मेरे पास इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो, ये पॉइंट ऑफ सेकंड में, अच्छा चलिए ठीक है ये मैं सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। मैं ये सेकंड पॉइंट के लिए सेलेक्ट कर लूं, इसकी भी तो हाइट इसी की इक्विवेलेंट है, लेकिन जैसे मैं इसके इस थर्ड पॉइंट के लिए सेलेक्ट करूंगा तो थर्ड पॉइंट का प्रेशर मेरे पास फर्स्ट पॉइंट के प्रेशर के इक्विवेलेंट होता चला जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग लगभग इक्वल कंसीडर करना है। वेलोसिटी ऑफ थर्ड हो जाएगी और इस पोर्शन की जो हाइट होगी जहां पर जाके ये स्टॉप हो रहा होगा वो हाइट h होगी और इस थर्ड पोर्शन की वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, 0। अगर मेरे पास जिस मैक्सिमम हाइट को एक्वायर कर रहा होगा उस मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं इसको चलिए इसको हटा ही देते, ठीक है। अभी वापस बर्नौली से ही आएंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि बिना बर्नौली के कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं ये कह रहा है जो क्वेश्चंस कह रहा है मैं उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वाटर ऑफ फ्लो करता हुआ यहाँ से क्या हो रहा है, चलो ठीक। अब वाटर फ्लो करते हुए मेरे पास यहाँ से इस तरह से ऐसा, ये ऐसा चल, ठीक। अब एक्चुअल में ये यहाँ से जो वेलोसिटी चलेगा वो 2.45 मीटर पर सेकेंड चला, ठीक। अब ये वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। वाटर फ्लो करते 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 एक थर्ड पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट को जा, इस थर्ड पॉइंट का प्रेशर एकदम एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होता हुआ चला जाए, ठीक। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ठीक। अब इस पॉइंट की थर्ड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, बट ये किसी ना किसी हाइट को तो एक्वायर किया होगा, ये इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर कर रहा होगा। तो अब अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे बर्नौली अप्लाई करना स्टार्ट करूं तो इसकी वैल्यूएशन P1 प्लस हो हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास कौन सा पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का देखना है, जिसके प्रेशर की वैल्यू ऑफ P3 हो, ये पॉइंट ऑफ सेकंड है। अगर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेकंड पॉइंट पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो है, तो इसमें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जीरो हो गए। प्लस उसके बाद कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर से हाफ रो इंटू V3 का स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। अगर ये V3 की वैल्यू ऑफ जीरो है तो P3 की जो वैल्यू होगी वो P ATM के इक्वल हो जाएगी। तो मतलब मेरे पास P3 और P1 की वैल्यू ऑफ सेम, तो मेरे पास यहाँ से हाफ रो इंटू V1 का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू रो जी इंटू ऑफ एच हुआ। रो कैंसिल आउट हो गया, तो जहां से हमें एच की जो वैल्यू देखने के लिए बोलेगी वो वी स्क्वायर अपॉन जी देखने को मिलेगी। वी स्क्वायर मतलब कितना, 2.45 का कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा, 2.45 का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 2.45 का कैसा हो गया, स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 इंटू जी की वैल्यू हम लोग कितना कंसिडर कर लिए, 10 कंसिडर कर लिए। तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाए। अब ये जो वैल्यूएशन आ रही होगी ये मेरे पास किस में आ रही होगी, मीटर। तो अगर मैं इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया तो मुझे ये दिख रहा होगा कि ये वैल्यूएशन एक्चुअल में होगी कितनी। अगर मैं इसको सिंपली ऑफ डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 2.45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं एक डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा 2.45। आप मत करना स्टार्ट कर देना कैलकुलेटर से, 6.025, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6.0025 होता है, इसका 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन अपॉन 2 इंटू ऑफ 10 है। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास ये पूरा मैं कंप्लीटली सॉल्व कर देता हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, जो h की वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 0.300, ठीक। मतलब मेरे पास ये लगभग लगभग कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ देखने को मिलेगा जो कि हाइट की वैल्यू, ठीक है, लगभग लगभग कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा मेरे पास। और अगले स्टेप में अगर ये चीज देखने को मिल रहा है तो एक्चुअल में इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है ये मेरे पास ये इतनी हाइट एक्वायर किया है वाटर फ्लो के साथ। तो ओरिफिस से जो वाटर की हाइट जाएगी, हाइट ऑफ वाटर जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, कितनी, h की वैल्यू से 0.300 ऑफ मीटर की इस वैल्यू से हमको 10.6 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो मीटर को अगर मैं 30 मतलब सेंटीमीटर से सब्सट्रैक्ट करूं तो 30.10.6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में तो सबको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है। तो अगले स्टेप में मेरे पास 4 हो गया और 9 माइनस ऑफ ये पॉइंट हो गया, मेरे पास कितना हो गया, ये 9, और 3 ऑफ मेरे 2 और 1 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1.19.4 के आसपास आएगा, ठीक। अगर ये 19.4 के आसपास आ रहा है तो लगभग लगभग आपको जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा वो कौन सा हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन या छोटी मोटी वैल्यू पुट करने में कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं तो ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है वो कौन सा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि यहाँ पर द ट्यूब शो, the tube show in the figure is of uniform cross section, liquid flow through it at a constant speed in the direction shown by A, ठीक। then the liquid exerted on the tube is net force to the right। देखिए अब ये बोल रहा है कि जैसे एक मेरे पास यहाँ पर से ट्यूब है इस तरह से,
ठीक। इस पे लिक्विड ऑफ कंप्लीटली ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर अचानक से अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है दो बार रो कंडीशंस पे। तो अब बोल रहा है कि मेरे पास कैसा लिक्विड फ्लो कर रहा है थ्रू इट कांस्टेंट स्पीड से इन द डायरेक्शन शोन बाय एरो, देन द लिक्विड एक्सर्टेड ऑन द ट्यूब कितना है, मतलब लिक्विड जो ट्यूब पे एक्सर्ट करेगा फोर्स उसकी वैल्यूएशन कितना है। तो नेट फोर्स टू द राइट, तो नेट फोर्स टू द राइट तो नहीं अप्लाई हो सकता। देखो अगर एक्चुअल में बात की जाए तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये बॉडी ऑफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस सर्टेन अपने मोमेंटम को चेंज कर लिया। तो अगर इस डायरेक्शन मोमेंटम में चेंजेस हुआ तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और इसमें भी मोमेंटम में चेंजेस हुआ तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में रहेगी। सिमिलर ऑफ वे में एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स ऑफ इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा। ठीक, इसके भी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन लगभग लगभग इस डायरेक्शन पे रहेगी। ठीक, अब नेट फोर्स तो मेरे पास कैसा टू दी राइट तो नहीं लग रहा, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग। नेट फोर्स टू द लेफ्ट भी नहीं हो रहा है। क्लॉकवाइज टॉर्क, ये टॉर्क जरूर अप्लाई कर रहा होगा क्योंकि इक्वल आपको मालूम है कि कभी भी एक ऐसे ऑफ अमाउंट को अगर हम ले जिसके दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस के हो तो इसके सेंटर पे एक फोर्स ऑफ लगता है, ये कपलिंग ऑफ फोर्स कहलाता है जो इस पे टॉर्क क्रिएट करता है। अब ये टॉर्क कैसा होगा, मेरे पास अपने फिंगर को फोर्स की डायरेक्शन में कर्व कर लेना है तो ये जो थंब दिखाएगा ये टॉर्क की डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो मेरे पास एक्चुअल में ये फोर्स को ऐसे कवर करना स्टार्ट करिए तो आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क देखना स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो भी नहीं सकता। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि वाटर फ्रॉम ए टैप इमर्जिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन वेलोसिटी v नॉट, assume pressure is constant throughout the stream of water, the flow is steady, मतलब to the flow is steady, find the distance from the tap when cross section area of tap is half of the cross section area of stream at the top। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है। मेरे पास ये बोल रहा है कि फ्लो स्ट्रीम फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टैप व्हाइल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम इज कैसा हो जाए, मेरे पास हाफ हो जाए। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश वो कर रहा है कि मेरे पास वो हाइट की वैल्यू कितनी होगी जब मेरे पास, अगर जैसे ये बोल रहा है कि टैप से वो वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऑफ v नॉट है और एरिया मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि डाउनवर्ड विथ ए फ्लो स्टडी, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कैसा है मेरे पास क्वेश्चन में इसके बाद जो मेंशन है। तो जो क्वेश्चन में मेंशन हमारे पास ये बोल रहा है water from a tap emerging vertically downward with an initial velocity v naught, assume pressure is constant throughout stream of water and the flow is steady, find the distance from the tap at which cross section area of stream is half। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रीम एट द टैप है ना, तो मतलब उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितनी होगी ये बताना है, हाइट मेरे पास कितनी होगी ये एक्चुअल में बताना है। ठीक है, चल, तो अगर मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन मेंशन था कि मेरे पास इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, एज्यूम कर लेता हूं मैं कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया a1 थी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है v नॉट, कहीं पर मूव करते करते उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास a2 हो गई और इसकी वेलोसिटी भी, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही होगी। मैं एजम्पशन कर लिया हूं कि इसकी वेलोसिटी ऑफ मेरे पास v होगी, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ ना कुछ हाइट भी तो एक्वायर किया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि a1 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ कितना है मेरे पास a2 है, ये चीज क्वेश्चन में है। अगर ये चीज क्वेश्चन में बोल रहा है तो आपको ये चीज भी तो समझ में आ रही है कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ये तो नहीं मालूम है लेकिन एरिया के फॉर्मेट से तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको ये मालूम है कि a1 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू a2 इंटू ऑफ v। ठीक, अगले स्टेप में a1 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ a2 है इंटू v नॉट हो गया इज इक्वल टू a2 इंटू ऑफ v। a2 a2 ऑफ कैंसिल आउट हो गया तो जो v की वैल्यू मिलेगी वो 2v नॉट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा v की वैल्यू 2v नॉट। अब इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है,
एक्सेलरेशन बॉडी में जो लग रहा होगा वो जी लग रहा होगा, तो हाइट तो आ ही जाएगी। तो इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन कौन सा हम यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे होंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कितना है 2v नॉट का मेरे पास कितना हो गया स्क्वायर, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कौन सा है v नॉट का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन मेरे पास डाउन साइड ऑफ है, ठीक है ना। तो डाउन साइड ऑफ एक्सेलरेशन है, उसी डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ जा रही है, सबको मैं पॉजिटिव ही कंसीडर करते चल रहा हूँ, उससे हमें उतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया 4v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया 2g इंटू ऑफ कितना हो गया s। तो अगले स्टेप में आप देखो 3v नॉट स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना हो गया ये 2g इज इक्वल टू ऑफ h हो गया। मतलब आपके पास अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ऑफ 14 का कौन सा करेक्ट हो गया है, बी करेक्ट हो गया। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मेट था, काइनेमेटिक्स और थोड़ा फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन बना। हाँ एक चीज और, आप में से कई लोग ये देखते हैं कि नीचे की डायरेक्शन को, डाउन साइड की डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर आपको उससे भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2v नॉट का कैसा हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस ऑफ जी इंटू ऑफ हाइट कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में कितना हो गया 4v नॉट का स्क्वायर और ये माइनस ऑफ v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू ऑफ एच। तो एच की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो 3v नॉट का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2g देखने को मिल जाएगा। दोनों में से आंसर वही आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एज शोन फिगर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो is standing in sealed container to height of h, the container containing compressed air, it gauge pressure of कितना है p है, इस पॉइंट का प्रेशर ऑफ कितना है गेज प्रेशर जस्ट ऑफ कंटेनर के क्लोज होने के कारण जो एक्स्ट्रा ऑफ मेरे पास कंटेनर गेन किया है कितना है p है। क्वेश्चन में बोला था हॉरिजॉन्टल आउटलेट पाइप हैज क्रॉस सेक्शन एरिया इज a by 2, इस रीजन की जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है मेरे पास वो a by 2 है एट ई इंड पे, ठीक। फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस हमारे पास कौन सा, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट सी पॉइंट पे और द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे दो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो आपको दो में से मल्टीपल करेक्ट है, ये दो में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तीसरे में क्या है, द डिस्चार्ज रेट इज गिवन बाय ए बाय ऑफ 2 रो इतना है और द डिस्चार्ज रेट इज गिवन बाय ऑफ इतना अमाउंट गिवन है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में पहले तो मुझे वेलोसिटी और डिस्चार्ज रेट को फाइंड करना है, ठीक है। डिस्चार्ज रेट मतलब इस पॉइंट की एरिया इनटू कैसा वेलोसिटी है हमारे पास बताना है, ठीक है। सी पॉइंट के लिए, ये सभी सी पॉइंट के लिए कंसीडरेशंस करने के लिए बोल रहा हूं। तो मैं ये एजम्पशंस करता हूं कि सी पॉइंट और ई पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम चलता हूं कि मेरे पास पॉइंट ए, पॉइंट ए बी सी डी और ई ये सब एक सेम मेरे पास कांस्टेंट के फॉर्मेट में वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं पहले कंपेयर किसके लिए करता हूँ पॉइंट ऑफ सी और किसके लिए पॉइंट सी एंड ई के लिए देखता हूँ, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ सी की वेलोसिटी को मैं कितना अगर यहाँ पर से देखना स्टार्ट करूँ तो पॉइंट ऑफ सी का प्रेशर मुझे कितना होगा पी सी प्लस कितना हो गया हाफ रो इनटू ऑफ मेरे पास कितना VC का स्क्वायर प्लस जितना हाइट C का होगा उतना ही हाइट E का होगा, तो हम कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा रहे। तो अगले ही स्टेप पे अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो मुझे ये चीज पता चलती है कि वैल्यू ऑफ PE प्रेशर ऑफ E पॉइंट का प्लस ऑफ कितना हाफ रो इनटू PE का स्क्वायर। आपको मालूम है पीई पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते चला जाएगा, क्योंकि पीई पॉइंट जो है वो आउटसाइड ऑफ मेरे पास ट्यूब है। मतलब इस पॉइंट का जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, जिसे मैं क्वेश्चन में कितने से रिप्रेजेंट कर देता हूँ पी नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये पी नॉट होगा बट पीसी प्लस ओ कितना हाफ रो इनटू बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस ओ हाफ रो इनटू ऑफ बीई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसे मैं अभी फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इसमें मुझे पीसी अननोन है और कौन सा अननोन है, वीई अननोन है। मुझे सी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए और पी नॉट तो क्वेश्चन में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की काउंटिंग ही हो जाए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि सी पॉइंट का जो प्रेशर, सॉरी, सी पॉइंट का प्रेशर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मुझे ये चीज मालूम है कि एरिया ऑफ सी पॉइंट इनटू ऑफ मेरे पास कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई पॉइंट और वेलोसिटी ऑफ ई पॉइंट। आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सी पॉइंट को अगर मैं ए कंसीडर करूं तो मुझे एरिया ऑफ ई पॉइंट कितना मेंशन है, a बाई ऑफ 2 मेंशन है, ठीक है। जो भी सी पॉइंट की एरिया है उसका कितना है, जस्ट ऑफ हाफ है। तो मेरे पास a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ई पॉइंट जो दिखेगा वो 2 टाइम्स ऑफ bc दिखेगा। जहां पर से हमारे पास bc प्लस o कौन सा, हाफ रो इंटू बीसी का जो स्क्वायर देखने को मिलेगा वो पी नॉट प्लस ओ कितना हो जाएगा, हाफ रो इंटू ओ कितना हो जाएगा, 4 बीसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सी पॉइंट का अगर प्रेशर मुझे देखना हो तो मैं ये एजम्पशंस करता हूँ कि फ्लूइड यहाँ पे कितनी हाइट पे हमारे पास, H1 हाइट पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो पीसी पॉइंट का जो प्रेशर देखने को लिए मिलेगा वो पी नॉट प्लस ऑफ रो इंटू जी इंटू ऑफ H1। तो पीसी की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट प्लस रो जी इंटू ऑफ H1 प्लस ऑफ कितना, हाफ रो इंटू बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस ऑफ कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास हाफ, ये कितना हो गया 4, 1/2 रो इंटू बीसी का स्क्वायर। पी नॉट और पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि ये टर्म अगर रो जी इंटू ऑफ H1 लिखना है तो ये सेकेंड साइड जब जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, रो इंटू बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन में रो जी इंटू H1 है। अगर मैं कहीं से, अब एक ही अननोन है H1, अगर इस अननोन वैल्यूज को मैं हटा दिया तो मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम ऑफ बर्नौली से अगर मैं फिर से देखूं कि मेरे पास बर्नौली से अगर मैं फिर से देखने की कोशिश किया तो मुझे पॉइंट ऑफ किसके लिए, फॉर पॉइंट ए एंड सी के लिए भी तो देख सकता हूं मैं। ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा प्लस हाफ रो इनटू ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, ए पॉइंट के लिए प्रेशर ऑफ मेरे पास जो भी देखने को मिलेगा ये मुझे कितना होगा, हाफ रो इनटू बीसी का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अब ए पॉइंट का प्रेशर भी जो भी होगा इज इक्वल टू प्लस रो जी इनटू ऑफ एच, वो इसी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक। देखिए अब उसी तरह से सिमिलर जो पॉइंट ऑफ ए पॉइंट के लिए मैं काउंटिंग कराऊंगा, ए पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो रही होगी तो मैं डायरेक्टली ए पॉइंट के लिए एलिमिनेट ही करते चलता हूँ, सी पॉइंट के लिए मैं डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सी पॉइंट के लिए मेरे पास प्रेशर ऑफ सी पॉइंट लिख देता हूँ प्लस ऑफ कितना अमाउंट ऑफ लिखते चलता हूँ, इसकी वेलोसिटी जो थी हाफ रो इंटू वीसी का कैसा हो गया, स्क्वायर। ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा मेरे पास सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ गेज प्रेशर प्लस ऑफ रो जी इंटू ऑफ एच इज इक्वल टू पीसी की वैल्यू जो होगी, फिर से वही हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी नॉट प्लस ऑफ रो जी इंटू ऑफ H1 प्लस ऑफ हाफ रो इंटू वीसी का स्क्वायर। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, पी नॉट कैंसिल और अगले स्टेप में आपको मालूम है पी प्लस ऑफ रो इंटू जी इंटू एच माइनस ऑफ हाफ रो इंटू बीसी के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो रो जी इंटू ऑफ H1 के इक्वल होगी। इस इक्वेशन को मैं कहाँ पे इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो लगभग लगभग मेरा आंसर जितना भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मेरे पास रो जी इंटू H1 की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तो मुझे कितना देखने के लिए मिलेगा, आप देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो रो जी H1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर से मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, P प्लस रो जी इंटू ऑफ एच माइनस ऑफ हाफ रो इंटू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 रो इंटू बी सी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में P प्लस ऑफ रो जी इंटू ऑफ एच इज इक्वल टू 3/2 रो इंटू बी सी का स्क्वायर।
तो जहां से VC स्क्वायर, सॉरी 3 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना अमाउंट हो जाएगा, एलसीएम ये इस साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल आउट होगा, ये 2 हो जाएगा। तो VC की जो वैल्यू देखने के लिए मिलेगी वो P प्लस ऑफ रो G डॉट ऑफ H बाय ऑफ 2 रो देखने के लिए मिलेगी, और इसके ऊपर 1 बाय ऑफ 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, P प्लस ऑफ रो जी एच, P प्लस रो जी एच अपॉन ऑफ में मेरे पास कितना होना था, ओ सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर ऑफ बी करेक्ट है, ए करेक्ट है। अब देखो, आपके हिसाब से तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ तो कौन सा, कोई सा करेक्ट ही नहीं होगा। देखो, होगा होगा होगा, करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है, बस ऐसी छोटी सी मिस्टेक हुई, आप देखो 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 थोड़ा सा, तो अब सोच लिए आपके क्वेश्चंस पे कहीं पर आपको कुछ गड़बड़ दिख ही नहीं रहा हो। आप यहाँ पर भी देखो तो आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ऑप्शंस पे है। ऑप्शन नंबर ए आप जब भी कहीं पर सॉल्यूशंस पे देख रहे होगे तो वहां पर आपको एक आंसर में प्रॉब्लम चल रही होगी, एक्चुअल में ये मेरे पास 2 होना है और ये अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो है। ठीक, अब एक्चुअल में ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट तो होगा, लेकिन तब की कंडीशन में जब यहाँ पे 2 होगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक या बाय मिस्टेक जैसा भी है, वो लगभग लगभग आप जब भी कहीं पर सॉल्यूशंस पे या बुक पे देखोगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन, उस जगहों पे ही इसके प्रॉब्लम में मतलब सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज तो मैक्सिमम जगह पे इसके प्रॉब्लम है। जब आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको कहीं पर भी अपना रॉन्ग नहीं दिखेगा, और हो सकता है मेरा ही रॉन्ग हो, लेकिन अगर आपका आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे भी अपनी अप्रोच तो सही लगी। ठीक है, तो उस अप्रोच के हिसाब से यहाँ पे 2 रो होना था, और यहाँ पर ये मेरे पास कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो होना था। ठीक है, तो इससे ऑप्शन ए और डी करेक्ट होता, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो सी पॉइंट की हमने काउंटिंग कर ली। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मेरे पास डिस्चार्ज रेट पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपको मालूम है कि कहीं पर के लिए भी एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ट्यूब के लिए कैसा रहेगा, मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। जिस स्पीड से a इनटू ई आप लिखो, तो चाहे यहाँ पर ac इनटू ए vc लिख दो, या फिर कौन सा ae इनटू ve लिखो, सभी के लिए आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, a इनटू ऑफ आप कितना लिख सकते हो, AC इंटू ऑफ कितना लिख सकते हो, VC। AC की वैल्यू ऑफ आपके पास क्वेश्चन में A मेंशन है, और VC की वैल्यू अभी आप काउंटिंग ऑफ करके ही आ रहे हो कि मेरे पास ये कितना हुआ, P प्लस ऑफ रो इंटू G इंटू H, और पावर में 1/2 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा मैच करता हुआ दिखेगा, डी मैच करेगा। अगर आपके आंसर में ये मेरे में हिसाब से डी होना था, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो होना, अगर आपके आंसर में गलती से भी ये 4 है तो आप मुबारक हो, आपका डी ऑप्शन फिर भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो आप एक कैलकुलेशन चेक कर लेना, और लगभग अप्रोक्स में अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन की वैल्यूएशन मिस्टेक नहीं है, ये आंसर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।